पूरी ह्यूमन फिजियोलॉजी में एक खास बात थी कि हम पढ़ जरूर रहे थे सिस्टम्स, लेकिन चैप्टर कभी सिस्टम के नाम से नहीं, क्योंकि आखिरी चैप्टर है और अब आपको ये रिलेट करने में मजा आएगा। डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेस्टिव सिस्टम नाम का चैप्टर था ही नहीं। इट वॉज द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज ऑफ गैसेस, सर्कुलेटरी सिस्टम, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, याद है? और भाई क्या हालचाल? बढ़िया, सोना मत। अच्छा, एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम मत था, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट थे। और इसके बाद हम लोगों ने देखा था स्केलेटल सिस्टम का नाम था मूवमेंट एंड लोकोमोशन, एंडोक्राइन का नाम था केमिकल कोऑर्डिनेशन, और आज नर्वस सिस्टम का नाम क्या है? न्यूरल कंट्रोल एंड। भाइयों बहनों, अजीब और कई बार रिपीटेटिव हो जाने पर आप लोग बोलते हो कि सर वही है, पर पहली बात आपको मालूम है चैप्टर नंबर 1 जिसमें आपसे कहा गया था कि कई प्रॉपर्टीज में एक प्रॉपर्टी है कॉन्शियसनेस। तब आपने बोला था कि जिंदा रहने की एक प्रॉपर्टी है ग्रोथ जो कि डिफाइनिंग नहीं है, दूसरी प्रॉपर्टी है रिप्रोडक्शन जो कि डिफाइनिंग नहीं है, तीसरी प्रॉपर्टी है मेटाबॉलिज्म जो कि डिफाइनिंग है, और चौथी प्रॉपर्टी है कॉन्शियस। अब एकदम शांत हो जाओ। देखिए, ग्रोथ को डिफाइन करना आसान था, आपकी बॉडी की बढ़ रही है या फिर नंबर ऑफ सेल बढ़ रही है, ग्रोथ हो रही। रिप्रोडक्शन में आप अपने जैसे लोगों को पैदा कर रहे हैं। मेटाबॉलिज्म में बोला गया था कि आपकी बॉडी के अंदर कुछ रिएक्शंस चल रही हैं, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। कॉन्शियसनेस को डिफाइन करना थोड़ा सा मुश्किल था। कैसे मुश्किल था? क्योंकि कॉन्शियसनेस को जैसे भी मैं बोलता हूं आप ब्रेन समझ लेते हो। आपको लगता है इस दुनिया में जो भी कॉन्शियस है उसके पास ब्रेन होगा। तब मैंने कहा कि क्या प्लांट में ब्रेन है? आपने कहा कि नहीं है सर। क्या प्लांट कॉन्शियस है? यस, प्लांट कॉन्शियस है, बैक्टीरिया कॉन्शियस है, इवन यू नो फंजाई कॉन्शियस है, एल्गी कॉन्शियस है, पर इनके पास ब्रेन। तब यहां से कॉन्शियसनेस की डेफिनेशन थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्शियसनेस। तो बोलते हैं कॉन्शियसनेस के दौरान आपको ये दो पार्टिकुलर फिनोमेना मालूम होने चाहिए। एक का नाम है सेंसिटिविटी और दूसरे का नाम है रेस्पॉन्सिवनेस। अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म के पास ये दो बातें हैं तो वो कॉन्शियस है। पहला बोलो सेंसिटिविटी और दूसरा रेस्पॉन्स। तो बच्चे मुझसे यही पूछते हैं सर किस बात की सेंसिटिविटी, किस बात का रेस्पॉन्सिवनेस। तो इसके पहले कि मैं सेंसिटिविटी और रेस्पॉन्सिवनेस आपको पढ़ाऊं, उसके पहले एक छोटी सी डेफिनेशन पढ़ लेनी बहुत जरूरी है, एंड दैट इज नोन एज स्टिमुलस। एंड द स्टिमुलस इज एनी चेंज इन योर फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट। पहली बात तो आप एनी चेंज कहेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा, बाकी डेफिनेशन अपने आप हो जाएगी। व्हाट इज स्टिमुलस? इट इज एनी चेंज, कोई भी प्रकार का चेंज, एनी चेंज इन फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट। which can evoke the response। तो इस पूरे चैप्टर में टर्म बहुत मिलने वाले हैं, छोटे छोटे टर्म मिलेंगे, उन टर्म को सीखते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। व्हाट इज स्टिमुलस? एनी चेंज इन योर फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल, आपके फिजिकल एनवायरनमेंट में, केमिकल एनवायरनमेंट में और बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट में होने वाला कोई भी बदलाव क्या कहलाएगा? स्टिमुलस। अगर उससे क्या पैदा हो रहा है? रेस्पॉन्स। अगर उससे क्या पैदा हो जाए? रेस्पॉन्स। अगर रेस्पॉन्स पैदा हो जाए तो आप मान लीजिए कि वो स्टिमुलस है। रुक जाइए एक मिनट।
ओके, सो हम लोग बेटा डिस्कस कर रहे थे, इसके पहले कि बोर्ड की लाइट चली गई, हम लोग डिस्कस कर रहे थे कॉन्शियसनेस। और डिस्कस करते वक्त हमने पाया कि कॉन्शियसनेस माने दो चीजें, वन इज नोन एज सेंसिटिविटी और दूसरा शब्द है रेस्पॉन्सिवनेस। इन दोनों सेंसिटिविटी और रेस्पॉन्सिवनेस को समझाने के पहले मैंने आपसे कहा कि अगर आप सेंसिटिविटी और रेस्पॉन्सिवनेस को समझना चाहते हो तो उसके पहले आप समझने की कोशिश करिए स्टिमुलस। और मैंने कहा स्टिमुलस इज एनी चेंज, ये किसी भी प्रकार का चेंज है जो आपकी बॉडी में हो रहा है या फिर बॉडी के बाहर हो रहा है या फिर आपकी सराउंडिंग में हो रहा है। चलिए, व्हाट इज स्टिमुलस? एनी चेंज इन योर फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल विच कैन इवोक अ रेस्पॉन्स, जो आपकी बॉडी में एक रेस्पॉन्स दे सके। सो फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट। and which can evoke a response। तो जो भी मैंने डेफिनेशन लिखी थी उसे पूरा करिए और आगे बढ़िए। चलिए, लास्ट टाइप, व्हाट इज स्टिमुलस? एनी चेंज इन फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। आपके फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट में किसी भी प्रकार का कोई भी बदलाव, ये था बदलाव। ये क्या है? बदलाव। मैंने इनकी फिजिकल एनवायरनमेंट में बदलाव किया, ये चौंके, ये क्या किया? अगर इनके मुंह पे मार देते तो भी कहते अरे ये क्या किया। सो एनी चेंज इट इज नोन एज स्टिमुलस, है ना? लाइट जली, बोर्ड बंद हो गया, हाँ? और जैसे ही आपने ये स्टिमुलस देखा, इस स्टिमुलेट को डिटेक्ट करने की क्षमता, इट इज नोन एज सेंसिटिविटी, और उस स्टिमुलस को रेस्पॉन्स करने की रेस्पॉन्स। तो बोलते हैं इस दुनिया में जो भी साइटोप्लाज्म है, क्या बेटा? उस साइटोप्लाज्म में क्या प्रेजेंट है? सेंसिटिविटी। तो कोई पूछे व्हाट इज सेंसिटिविटी? इट इज एबिलिटी टू डिटेक्ट। क्या डिटेक्ट? जाग जाओ बेटा, बहुत देर हो गई। क्या डिटेक्ट? अगर हम क्या डिटेक्ट कर सकें तो हमारे अंदर क्या है, और अगर ये स्टिमुलस हमारी तरफ आ रहा है, कार आ रही है, तो हम खड़े हैं, आ जान दो, मार दो, तो क्या हम इस स्टिमुलस को रेस्पॉन्स कर सकते हैं? यस, दैट इज नोन एज रेस्पॉन्स। तो डिटेक्ट कर पाना, इट इज नोन एज सेंसिटिविटी, और रेस्पॉन्स देना, इट इज नोन एज रेस्पॉन्सिवनेस। तो बोलते हैं कि हमारी बॉडी में लगभग हर सेल में सेंसिटिविटी और रेस्पॉन्सिवनेस है, लेकिन कुछ सेल, some cells have ability, प्लीज इन तीनों शब्दों को हल्के में मत लीजिएगा, ability to detect, receive and transmit the impulse, transmit the stimulus, and these cells are known as nerve cells। बोलो क्या नाम? nerve cells। देखा, हर एक चीज एक ही जैसी लगती है, लेकिन दोनों में अंतर है। मैंने बोला दुनिया की हर एक लिविंग सेल में क्या है? रुक जाओ और खूब टाइम लगाकर सुनो। दुनिया की हर सेल में, उसके लिए ब्रेन की जरूरत। प्लांट में सेल है, प्लांट कॉन्शियस है। बैक्टीरिया सेल है, बैक्टीरिया कॉन्शियसनेस। यानी कॉन्शियस होने के लिए क्या जरूरी है? जो उसके पास भी क्या, जिसके पास भी क्या, उसके पास क्या, और उसके पास क्या। इसका मतलब कॉन्शियसनेस के लिए जरूरी नहीं कि ब्रेन हो, लेकिन कॉन्शियसनेस के लिए क्या जरूरी है? साइटोप्लाज्म। पर इस साइटोप्लाज्म में दो ही एबिलिटी हैं, एक डिटेक्ट कर सकता है और एक रेस्पॉन्स कर सकता है। लेकिन यहां पर मुझे एक सेल मिली
जो इस स्टिमुलस को डिटेक्ट भी कर सकता है, रिसीव भी कर सकता है, ट्रांसमिट भी कर सकता है। ये सब सेल में नहीं। बोलो क्या क्या? पहले क्या किया? डिटेक्ट, डिटेक्ट और रिसीव और ट्रांसमिट, तीनों बातें अलग है। मैंने स्टिमुलस को क्या किया? डिटेक्ट, आंख ने देखा लाइट जली, इट इज डिटेक्ट। फिर क्या? रिसीव, रेटिना, किसने? रेटिना, इमेज रिसीव की, और ट्रांसमिट की कहां? ब्रेन। सो कुछ सेल इस दुनिया में ऐसी हैं जो कॉन्शियस के साथ साथ बेटा क्या कर सकते हैं? रिसीव एंड ट्रांसमिट। दो सेल्स आर नोन एज न्यूरॉन सेल्स और नर्व सेल्स। भैया आप बताना पड़ेगा दोनों बातें एक ही हैं कि अलग अलग? तो बताओ, हर सेल में क्या है? कॉन्शियसनेस। एवरी सेल इज, फिर से बोलो, एवरी सेल इज। और कॉन्शियसनेस हमेशा ब्रेन से हो ये जरूरी नहीं है। अगर ऐसा होता तो प्लांट क्या होते? अनकॉन्शियस। प्लांट अनकॉन्शियस, प्लांट भी कॉन्शियस है। व्हाई? क्योंकि उनके पास क्या है? साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म पूरा है कॉन्शियस होने के लिए। यस, पहला पॉइंट। पर कुछ कोशिकाएं ऐसी हैं जो क्या कर सकती हैं? डिटेक्ट, रिसीव एंड ट्रांसमिट द स्टिमुलस। स्टिमुलस को क्या करें? डिटेक्ट भी, रिसीव भी और ट्रांसमिट। इन्हें क्या बोलेंगे? नर्व सेल। और इन्हीं नर्व सेल के एसोसिएशन से बनता है टोटल सिस्टम एंड नोन एज नर्वस सिस्टम। बोलोगे ना? नर्वस। सो एसोसिएशन ऑफ दीज नर्व सेल्स, ये नर्व सेल के एसोसिएशन से एक सिस्टम बनता है एंड दैट सिस्टम इज नोन एज नर्वस सिस्टम। और वो क्या है और वो कैसा है उसको समझाने के लिए मुझे 5 मिनट और लगेंगे। पहले इसे हटा देते हैं। बताओ, क्या हम लोगों के लिविंग ऑर्गेनिज्म में कुछ प्रॉपर्टीज हैं? पहले चैप्टर से पढ़ते आ रहे हैं। ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियस। इसमें क्या फंसा? कॉन्शियस। कॉन्शियसनेस इज एबिलिटी टू सेंसिटिविटी एंड रेस्पॉन्सिवनेस। जिसके पास भी क्या है? सेंसिटिविटी। और वो कौन है? कॉन्शियस। सेंसिटिविटी का क्या मतलब? डिटेक्ट होना। रेस्पॉन्सिव मतलब रिस्पॉन्स करना। इन दोनों काम के लिए एक जरूरी है। वो क्या है? साइटोप्लाज्म है तो आप कॉन्शियस हैं। लेकिन क्या कॉन्शियस होना ही केवल नर्वस सिस्टम है? नो। ऐसा होता तो हर बंदा जो कॉन्शियस होता उसके पास नर्वस सिस्टम होता। सेल के पास, सॉरी प्लांट के पास नर्वस सिस्टम, फिर भी वो कॉन्शियस है। तो फिर नर्वस सिस्टम एक्स्ट्रा काम क्या करता है? रिसीव, डिटेक्ट, रिसीव एंड ट्रांसमिट। 3 बातें बोलो, बोलो। रिसीव एंड व्हाई इट इज नेसेसरी? क्योंकि हमें करना है कोऑर्डिनेशन। क्या करना है? कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन समझने के पहले देयर इज वन मोर टर्म इज नोन एज होमियोस्टैसिस। बहुत ध्यान से एनसीईआरटी ने इसी जगह से चालू किया अपना चैप्टर। होमियोस्टैसिस से ही पहली लाइन से चालू किया टॉपिक। बोलते हैं व्हाट इज होमियोस्टैसिस? बोलते हैं इट इज एबिलिटी, ये एक एबिलिटी है टू मेंटेन इंटरनल एनवायरनमेंट कांस्टेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट कांस्टेंट। कहते हैं होमियोस्टैसिस माने अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को कांस्टेंट रखना। स्टैसिस का मतलब स्टेबल, होमियो मतलब इंटरनल एनवायरनमेंट। तो इट इज एन एबिलिटी टू मेंटेन इंटरनल एनवायरनमेंट कांस्टेंट, इट इज नोन एज होमियोस्टैसिस। तुम सबका अगला क्वेश्चन यही होना चाहिए कि व्हाई वी नीड इंटरनल एनवायरनमेंट कांस्टेंट। हमें अपना इंटरनल एनवायरनमेंट कांस्टेंट क्यों चाहिए? बिकॉज होमियोस्टैसिस अगर होगी तो आपकी बॉडी में चलने वाली मेटाबॉलिक रिएक्शन, बोलो क्या, कितने प्रकार की होंगी? 2। भूल गए बेटा, एक कौन? एनाबॉलिज्म, याद है? दूसरे प्रकार की कैटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिक रिएक्शन कितने प्रकार की? 2। एक कौन? एनाबॉलिज्म, दूसरा कैटाबॉलिज्म।
ये जो केमिकल रिएक्शन है ये ऑप्टिमम रेट पर चलेंगी। अब भाई केमिस्ट्री यहां पर लग रही, ध्यान सुनो। रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन। तो मुझे अपनी बॉडी की वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन ना तो मैक्सिमम चाहिए ना तो मिनिमम चाहिए, कैसे चाहिए? ऑप्टिमम। फिर से बोलो, अगर होगी तो क्या होगा का रेट, और अगर ऑप्टिमम रेट चलने लगा मेरा मेटाबॉलिक रिएक्शन का तो मैं हो जाऊंगा फिटेस्ट। क्या हो जाऊंगा? और डार्विन कह के गए हैं सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। तो भाइयों बहनों, जिंदा रहने के लिए क्या जरूरी है? फिटेस्ट होना। क्या होना? फिटेस्ट। फिट रहने के लिए क्या जरूरी है? ऑप्टिमम रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म। ऑप्टिमम रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म के लिए क्या जरूरी है? होम्योस्टेसिस। फिर से बोलो, मदद कर दो यार, थोड़ी सी लंबा है लेकिन मदद कर दोगे? मदद कर दोगे? बताओ, हर आदमी इस दुनिया में क्या चाहता है? सर्वाइवल। क्या चाहता है? और हर आदमी तभी जिंदा रहेगा जब डार्विन की बात मानेगा। डार्विन ने कहा जिंदा वही है जो फिट है कि फिटेस्ट? फिटेस्ट। इस कोरोना में जो फिट नहीं थे वो बचे कि चले गए? जो फिट रहे वो बचे हैं। तो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो फिट होना पड़ेगा कि फिटेस्ट? अगर फिटेस्ट रहना चाहते हो तो मेटाबॉलिज्म का रेट, और अगर ऑप्टिमम रेट ऑफ रिएक्शन चाहते हो तो क्या चाहिए? होम्योस्टेसिस। और बोलते हैं अगर होम्योस्टेसिस चाहते हो, अगर ये सब कुछ चाहते हो तो भाइयों बहनों, अब आपको अपने बॉडी में जितने भी ऑर्गन सिस्टम है, जितने भी ऑर्गन सिस्टम पता पहला तो चले, ऑर्गन सिस्टम कितने याद है? बोलो, डाइजेस्टिव, रेस्पायरेटरी, एक्सक्रीटरी, सर्कुलेटरी, स्केलेटल, याद है? जितने भी सिस्टम है उनके फंक्शन का करना पड़ेगा कोऑर्डिनेशन। क्या करना पड़ेगा? सो इफ यू वांट होम्योस्टेसिस देन द ऑर्गन सिस्टम के फंक्शंस मस्ट बी कोऑर्डिनेटेड। फंक्शंस ऑफ ऑल ऑर्गन सिस्टम मस्ट बी कोऑर्डिनेटेड। और फिर किसी ने बोला कि सर एक सेंटेंस, एक टर्म से सांस नहीं मिल पाती, दूसरा टर्म उसमें आप डाल देते। होम्योस्टेसिस खत्म की तो ऑप्टिमम रेट आ गया, ऑप्टिमम रेट खत्म किया तो फिटेस्ट आ गया, फिटेस्ट खत्म किया तो सर्वाइवल आ गया। अब बोल रहे ये सब करने के लिए क्या चाहिए? कोऑर्डिनेशन। सर हमें कोऑर्डिनेशन समझ में आए तो पता चले। हमने कहा चलिए हम लोग एक खेल खेलते हैं, टग ऑफ वॉर। टग ऑफ वॉर में क्या होता है? रस्सी लेते हैं और रस्सी लेकर के हम बोलते हैं कि 50-100 लोग एक तरफ चले जाओ, 50-100 लोग दूसरी तरफ चले जाओ, और रस्सी खींचते हैं। रस्सी खींचते वक्त हम लोग एक आवाज निकालते हैं जोर लगा के, इट इज हाइसा। ये एक मैसेज है कि जब हाइसा हो तभी खींचना। अब किसी ने जोर में खींच दिया, किसी ने लगा के में खींच दिया, किसी ने हाइसा में खींच दिया, बताओ रस्सी खींचे कि नहीं? नहीं। ऑन द काउंटिंग ऑफ 3, 1, 2, 3। किसी ने 1 में खींचा, किसी ने 2 में खींचा, किसी ने 3 खींचा। बताइए, वेक्टर सही होने के बावजूद भी मैग्नीट्यूड सही नहीं है। सो व्हाट इज कोऑर्डिनेशन? कोऑर्डिनेशन का मतलब है अलग अलग कोई काम करना कि एक साथ और एक साथ काम करने के लिए देयर मस्ट बी सम मैसेज, लाइक हाइसा इज अ मैसेज, 1, 2 में 3 इज अ मैसेज। अब आपको मैसेज देना पड़ेगा कि जोर लगा के हाइसा में खींचना है। अब किसी ने जोर लगा के में खींचा और हाइसा में खड़ा हो गया, बताओ जीते कि हार गए? मजाक नहीं है। तो बोलते हैं कोऑर्डिनेशन इज इंटरेक्शन। माय डियर, फिर मरे तुम, एक नया शब्द, इट इज इंटरेक्शन। और एवरी वर्ड इज फ्रॉम एनसीईआरटी, मेरा कोई वर्ड नहीं इसमें। इंटरेक्शन एंड कॉम्प्लीमेंटेशन।
संपूरकता, जो मुझे नहीं आता तुम कर दो। भाई 3 लोग रहते थे, तीनों लोगों ने कहा कि आज खाना बना करके खुद खाते हैं। एक को रोटी बनानी आती थी, एक को दाल बनानी आती थी, एक को बर्तन धुलने आते थे। तो तीनों लोग इंटरेक्ट हुए और तीनों लोग इंटरेक्ट होकर के एक दूसरे का काम बांटने लगे। किसी ने भाई रोटियां बनाना चालू किया, किसी ने दाल सब्जी बनाना चालू किया, किसी ने कहा कढ़ाई गंदी है तो बोला मैं धुल रहा हूं। तो इट इज नोन एज इंटरेक्शन एंड कॉम्प्लीमेंटेशन। एक बंदे के काम को दूसरे ने कॉम्प्लीमेंट कर देना, इट इज नोन एज कॉम्प्लीमेंटेशन, संपूरकता। और इंटरेक्शन मतलब एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट होना। तो जब भी इस दुनिया में क्या होगा, और इन दोनों को मिला करके क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन। और अगर कोऑर्डिनेशन सारे फंक्शन का होगा तो क्या होगी, होम्योस्टेसिस। और अगर होम्योस्टेसिस हो गई तो रेट ऑफ रिएक्शन मैक्सिमम, मिनिमम, ऑप्टिमम। और फिर क्या हो जाएंगे, फिटेस्ट, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। और बोलते इंटरेक्शन एंड कॉम्प्लीमेंटेशन के लिए देयर मस्ट बी सम मैसेज। बोलो क्या, यानी कोई मैसेज होना चाहिए। एक लोग भाई कढ़ाई धुलो, मैसेज गया। एक लोग भाई गैस बर्नर ऑन करो, एक लोग भाई सब्जी काटो, इट इज मैसेज। और मैसेज भेजा जा सकता है 2 तरीके से, या तो केमिकल, बोलो, और या तो नर्व। कौन से, नर्व। अब याद करो, नर्व के पास यही काम थे, या डिटेक्ट, रिसीव, ट्रांसमिट। किसका ट्रांसमिट, मैसेज। मैसेज को डिटेक्ट, रिसीव, ट्रांसमिट। तो बताओ, केमिकल कोऑर्डिनेशन हो सकता है और नर्वस कोऑर्डिनेशन हो सकता है। क्या आप केमिकल से मैसेज भेज सकते हो, यस। और क्या नर्व से मैसेज भेज सकते हो, यस। मेगा खड़ी हो, मुझे एक मैसेज भेजना है केमिकल से, और मुझे अपनी थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट करना है, और ये मैसेज ब्रेन से आना है। कैसे भेजें, TSH, याद है, इट वॉज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। प्रीति खड़ी हो, मुझे एक मैसेज भेजना है अपनी एडिनल कॉर्टेक्स पे, और मुझे भेजना है पिट्यूटरी से। इट इज ACTH, याद है, इट इज एडिनो कार्टिकोट्रोपिन हार्मोन, याद है, वेरी गुड। बैठो, हाँ भाई खड़े हो, विथ ब्लैक टी शर्ट। हाँ, मुझे एक मैसेज भेजना है अपनी किडनी में। कहां पर, किडनी में, और हाइपोथैलेमस से भेजना है, और ये बताना है कि आपको थोड़ा सा वाटर यूरिन में कम भेजना है। बोलो बोलो, ADH फुल फॉर्म, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। और ये मैसेज नर्व से गया कि केमिकल से, केमिकल से। तो केमिकल कोऑर्डिनेशन भी हो सकते हैं। और बोलते बैठ जाओ, केमिकल कोऑर्डिनेशन के लिए हमारे पास भगवान ने एक सिस्टम दिया है, नाम बताओ, एंडोक्राइन सिस्टम। बोलो क्या नाम, और बताओ एंडोक्राइन सिस्टम जो है ये स्लो है कि फास्ट, फास्ट, स्लो। और बेटा एंडोक्राइन सिस्टम में रूल लगता है सोर्स और टारगेट टिश्यू का, सोर्स और किसी को याद ही नहीं होगा, याद है, बताओ सोर्स से क्या निकलते हैं, हार्मोन। मार पड़ेगी, सोर्स से क्या निकले हैं, और टारगेट में क्या होता है, रिसेप्टर। हाँ, और अगर हार्मोन किडनी का है, किसका है, मान लो ADH निकला बेटा सोर्स ऑफ पिट्यूटरी से, एंटीरियर की पोस्टीरियर, पोस्टीरियर, तो वो हार्ट में आया, काम करेगा, हाँ नहीं करेगा। बताइए, लंग्स में आया, काम करेगा, इंटेस्टाइन में आया, करेगा, केवल कहाँ करेगा, टारगेट, कहाँ पर, किडनी। तो बताओ हार्मोन इंटरेक्शंस या कोऑर्डिनेशन पॉइंट टू पॉइंट है कि नहीं है, नहीं है। ये किसमें है, सोर्स एंड टारगेट। तो जितना मैं बोलता हूं जाऊं, बताते जाओ, काम बनता जाएगा। बताओ कितने प्रकार से मैसेज भेज सकते हो, 2। एक कौन, केमिकल कोऑर्डिनेशन, और एक नर्वस। कौन है स्लो, कौन पॉइंट टू पॉइंट नहीं है, हाँ? और कौन है जो सोर्स और टारगेट टिश्यू पर डिपेंड करता है, केमिकल सिस्टम का नाम एंडोक्राइन सिस्टम। और भगवान ने कहा कि नहीं, इससे तो स्लो हो जाएगा मैसेज, आज मैसेज भेजा कल पहुंचेगा, इससे बढ़िया कोई फास्ट इंटरेक्शन बताओ। बोले नर्व्स,
नर्व्स इज द पॉइंट टू पॉइंट कोऑर्डिनेशन। आप पॉइंट टू पॉइंट कोऑर्डिनेशन कर सकते हो। नर्व जहां जहां से गुजरेगी हर जगह से मैसेज लेके जाएगी, और ये स्लो होगी कि फास्ट? फास्ट। और इसी सिस्टम का नाम है नर्वस सिस्टम। बोर्ड में लिखी बहुत महत्वपूर्ण बातें, समझा कितनी पाओगे वो तुम्हारी एबिलिटी है। चलो सबसे पहले होमियोस्टेसिस याद है? चलो बताओ, व्हाट इज होमियोस्टेसिस? एबिलिटी टू मेंटेन इंटरनल एनवायरनमेंट कांस्टेंट। अरे हम इतना काहे चिल्ला रहे कि इंटरनल एनवायरनमेंट कांस्टेंट होना चाहिए? क्योंकि इंटरनल एनवायरनमेंट कांस्टेंट हुआ तो मेटाबॉलिज्म मिनिमम रेट की मैक्सिमम रेट में, और उससे हम हो जाएंगे फिट, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। और ओवरऑल इस दुनिया में हम लोग जिंदा रहने ही आए हैं, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। तो बोलते हैं होमियोस्टेसिस मेंटेन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कोऑर्डिनेशन। फिर से बोलो। कोई पूछे व्हाट इज कोऑर्डिनेशन, बता पाओगे? कोऑर्डिनेशन में एक बात की दो बात, एक कौन? इंटरेक्शन और कॉम्प्लीमेंटेशन। शब्द बोलो, एक कौन? इंटरेक्शन और कॉम्प्लीमेंटेशन। सारे लोग आपस में जुड़े हैं और एक साथ काम करेंगे, अलग अलग। और इसके लिए मैसेज चाहिए। मैसेज कितने प्रकार से? दो, या तो केमिकल या तो नर्वस। केमिकल कोऑर्डिनेशन होगा भाई, हार्मोन। कौन सा सिस्टम? एंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम भी होगा। इनमें कौन सा फास्ट, कौन सा स्लो? पक्का? और बेटा कौन है पॉइंट टू पॉइंट? नर्वस। और कौन है बेटा टारगेट? और आपको याद है? तो यहां पर हम कौन सा पढ़ने जा रहे हैं? नर्वस सिस्टम। तो भाई नर्वस सिस्टम के लिए व्हाट वी नीड नर्व्स। और बोला गया था नर्व्स आर स्पेशल सेल, और इसीलिए मैंने पहले ही पढ़ा दिया था नर्व कैसी सेल है? स्पेशल। और उनमें 3 गुण होते हैं। तीनों बता दोगे तो मैं समझूंगा सही। याद है? पहला कि ये 3 काम कर लेती हैं। पहले तो ये डिटेक्ट करते हैं। क्या डिटेक्ट करती हैं? स्टिमुलस। फिर क्या करती हैं? रिसीव कर लेती हैं, और फिर ट्रांसमिट। क्या? स्टिमुलस को रिसीव करना, स्टिमुलस को डिटेक्ट करना, और स्टिमुलेट से इम्पल्स बना करके उसे ट्रांसमिट करना। स्टिमुलेट तो क्या ट्रांसमिट नहीं होता, क्या ट्रांसमिट होता है? इम्पल्स। सो विच कैन डिटेक्ट, रिसीव एंड ट्रांसमिट द मैसेज, दे आर नोन एज नर्व्स। और इन नर्व से बने हुए सिस्टम का नाम नर्वस सिस्टम। It is known as nervous system. और नर्वस सिस्टम को मेनली 2 मुख्य बातों में बांटा गया है, 2 मुख्य पार्ट में बांटा गया है। One is known as CNS, another one is known as PNS. What is CNS? Central Nervous System. What is PNS? Peripheral nervous system. एक्चुअली ये चैप्टर इतना ऑब्वियस है कि जो हमारे बने बनाए मिथ है उन्हें हम तोड़ नहीं पाते, और इसलिए नया कभी नहीं सीख पाते। सारा बच्चा तैयार है कि जब पूछे सर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या होता है तो चिल्ला के बोलो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, और मुझे यही नहीं बुलवाना है। मिथ को तोड़ करके सीखो, पेन छोड़ो और समझो। चाहे सीएनएस हो और चाहे बनना इन्हीं से है। और जो बच्चा इतना बोलेगा हमारे लिए वो सबसे बढ़िया बच्चा है कि वो तो तैयार है सीखने के लिए, चाहे कौन हो और चाहे पीएनएस। बनोगे किससे? और करना तुम्हें 3 ही काम है, चाहे तुम हो सीएनएस चाहे हो पीएनएस, या तो तीनों या 3 में से कोई एक। चलो 3 काम मैक्सिमम से, या तो चाहे तुम सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो चाहे तुम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हो, तुम इनसे दूर जा ही नहीं सकते। नाम बताओ। ना
So nerves are the special cell which can detect, which can receive, which can transmit the stimulus or the message. अब ये नहीं समझ में आ रहा कहाँ से डिटेक्ट, कहाँ रिसीव, कहाँ को भेजा जा रहा, इसकी बेसिस पर नर्वस सिस्टम कितने प्रकार का? तो वन इज CNS, PNS. व्हाट इज CNS? सेंट्रल नर्वस सिस्टम. व्हाट इज PNS? पेरिफेरल. आइए डिटेल में चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं. कहीं पर भी ना समझ में आए हाथ उठा देना, ये मत समझना कि नहीं पढ़ते रहो यार, सर को क्या है, कहीं ना कहीं समझ में आ जाएगा. मुश्किल हो जाएगा अगर नहीं आए. इसमें तो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, अक्सर तो मैं बच्चों से पूछता हूं कि वाई सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज इन सेंट्रल, तो वो बोलते हैं बॉडी के सेंटर में होता है. ये बात है कि वो सेंटर में होता है. यस इट इज सेंटर, बट इस वजह से वो सेंटर नहीं है. बोलते हैं अगर आपने इस कंप्यूटर युग में CPU का नाम सुना है? व्हाट इज CPU? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि वो कंप्यूटर के सेंटर में, हो सकता है उठा के तुम साइड में रख दो. देन व्हाई इट इज नोन एज CPU? क्योंकि आपके कंप्यूटर का पूरा कंट्रोल इसी में है. नाम बताओ. CPU. व्हाट इज CPU? इट इज नोन एज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. अगर तुमको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आता है समझ में, तो ये अपने आप समझ में आ जाएगा. बोले CNS इज द पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम. नर्वस सिस्टम which receive, analyze, process and control the messages. 4 बातें चाहिए मुझे, बोलो. जो मैसेज को रिसीव करें, फिर एनालाइज करें, फिर प्रोसेस. क्या करें? प्रोसेस. बुक में प्रोसेसिंग लिखा होगा. क्या लिखा है? प्रोसेसिंग. तो प्रोसेस का मतलब प्रोसेसिंग ही है. बुक में प्रोसेस की जगह लिखा हुआ है प्रोसेसिंग. आपके पास जो मैसेज हुआ है उसकी प्रोसेसिंग हो जाए, उसका कंट्रोल हो, उसे एनालाइज किया जाए और उसे रिसीव किया जाए. मुझे ये डेफिनेशन बेहतर लगती है बजाय कि तुम चिल्ला करके बोल दो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड. नहीं चाहिए मुझे. व्हाट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम? पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम विच कैन रिसीव, एनालाइज, प्रोसेस एंड कंट्रोल द मैसेजेस. जो भी इसके पास मैसेज आ रहा है उसको 4 काम करना. भाई चारों काम बताओ. रिसीव करना है, एनालाइज करना है, प्रोसेस करना है और कंट्रोल करना है. अब कंट्रोल करके रिस्पॉन्स पैदा करना है. यानी कि मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा, तुमने कहा टीचर है छोड़ो यार, मार दिया तो मार दिया. अगली बार किसी ने चलते हुए तुम्हारे थप्पड़ मार दिया, तुम जिसको जानते नहीं हो, तुमने कहा होगा जो भी होगा, तुमने कान के नीचे रैपटा दिया. बताइए मैसेज एक ही था लेकिन रिस्पॉन्स का कंट्रोल एक ही जैसा कि अलग अलग. तो बोलते हैं CNS में मुख्यतः 2 पार्ट पाए जाते हैं और इन दोनों पार्ट का नाम याद रखना. वन इज नोन एज ब्रेन. फिर से बोलो. ब्रेन. और दूसरा कौन है बेटा? स्पाइनल. इसका मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का काम यही है. बोलो. टू रिसीव, एनालाइज, प्रोसेस एंड कंट्रोल द मैसेज. और मेरे बच्चे होशियार बच्चे हैं. बोले सर चाहे तुम ब्रेन कह लो चाहे स्पाइनल कॉर्ड कह लो, बने उसी के. हाँ, नर्व के. जिसको कितने काम आते थे? 3. डिटेक्ट, रिसीव, पक्का. तो बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के 2 पार्ट, एक और ब्रेन और दूसरा कौन? स्पाइनल. और कल मैंने सौभाग्य से इसे पढ़ा रखा है. याद आया आपको? हाँ बताओ भाई. आपको याद है एक फोरामेन ऑफ मैग्नम, उसके बाद वाला क्या ये स्पाइनल कॉर्ड है? ये वाला पोर्शन ब्रेन. याद है? और ब्रेन के अलावा स्पाइनल कॉर्ड. कौन है जो क्रेनियम के अंदर है? और कौन है जो वर्टिब्रल कॉलम के? और ये बॉडी के सेंटर में है. यस ये तो ठीक है, लेकिन इसी वजह से सेंट्रल है नहीं, क्योंकि ये सेंट्रल है फॉर प्रोसेसिंग, एनालाइजिंग, रिसीविंग एंड कंट्रोल. यानी आपकी बॉडी का सेंट्रल कंट्रोल कितने लोगों के पास? 2. एक कौन? ब्रेन.
दूसरा कौन? पक्का? एंड दूसरे तरीके का सिस्टम है पीएनएस। आइए पीएनएस को भी समझते हैं। पीएनएस, इट इज नोन एज पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। और बोलते हैं पेरीफेरल नर्वस सिस्टम बड़ा ऑब्वियस है। ऑब्वियस क्यों है? क्योंकि आपकी बॉडी में पेरीफेरल ऑर्गन है। पेरीफेरल ऑर्गन यानी वो ऑर्गन जो आपकी पूरी बॉडी में अलग अलग जगह प्रेजेंट है, और इन पेरीफेरल ऑर्गन में रिसेप्टर्स है। कौन है? और इन रिसेप्टर ने कोई स्टिमुलस रिसीव किया। क्या किया? रिसीव। जैसे आंख ने देखा तो आंख क्या हुआ? रिसेप्टर, आंख ब्रेन हो गया। हाथ ने छुआ, हाथ क्या हुआ? कान ने सुना, जीभ ने टेस्ट लिया, तो बोलते हैं रिसेप्टर से मैसेज भेजा गया ब्रेन। कहां भेजा गया? ब्रेन। ब्रेन ने किया, मान लीजिए रिसेप्टर का नाम है टंग। रिसेप्टर का नाम है तो टंग से मैसेज भेजा गया कि कहां? ब्रेन। ब्रेन ने क्या किया? रसगुल्ला है, एनालाइज, प्रोसेस, अच्छा है, ओके, कंट्रोल, और लाओ। समझ में आया? सो आपने इस पूरे मैसेज को, टेस्ट के मैसेज को रिसीव किया, एनालाइज किया, और तुम्हें लगा यार एक और मिल जाए तो कितना अच्छा है। और उसी समय पर तुमको तीखा मिर्च, मरचा, इट्स नॉट मरचा, अच्छा बताओ मरचा कड़वा कि मीठा? ना कड़वा ना मीठा, मरचा का कोनो टेस्ट। मरचा तीखा, ओके, बर्निंग सेंसेशन। तो बताओ एक नर्व, एवरीवन, एक नर्व इस मैसेज को लेकर के आई कहां पर? ब्रेन। और ब्रेन कहता हमारा नाम सीएनएस। व्हाट इज सीएनएस? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और दूसरी नर्व यहां से रेस्पॉन्स लेके गई, और रेस्पॉन्स ले गई इफेक्टर ऑर्गन पर। किस पर? इफेक्टर। अब सुनना, तुम्हारे घर में नहीं, तुम्हारे घर में नहीं, तुम किसी पार्टी में गए, रसगुल्ले रखे, रसगुल्ले रखे, किसी ने तुम्हें एक रसगुल्ला दिया, ओके, नाउ किसका काम है ये? जीभ का। हाँ, जीभ ने बदतमीजी की, इट इज रसगुल्ला, एनालाइज, और ये बोला चुरा लो। तो जीभ है रिसेप्टर, हाथ है इफेक्टर। हाथ ने रसगुल्ला उठाया कि तभी तक मौसी आ गई, बेटा क्या? और शायद तुम खा चुके हो। बेटा कहां पढ़ते हो? क्योंकि पोल खुलने वाली है। आपको मालूम है कि आपका रिसेप्टर से सीएनएस पे जाना है और सीएनएस से इफेक्टर पर आना है। कहां पर? इफेक्टर। तो बताइए, जो लोग भी पेरीफेरल ऑर्गन में है, यानी बाहर के ऑर्गन से काम कर रहे हैं, या तो मैसेज को रिसीव कर रहे हैं या तो बेटा रिस्पॉन्स दे रहे हैं, तो पेरीफेरल ऑर्गन में दो तरीके से आप चीजें कर सकते हो। या तो पेरीफेरल ऑर्गन से मैसेज रिसीव कर सकते हो, या तो पेरीफेरल ऑर्गन को मैसेज दे सकते हो, एंड इट विल जनरेट द पीएनएस। क्या जनरेट करेगा? पीएनएस। बच्चे मेरे, पीएनएस अगर तुम नहीं बता पाए, इसका मतलब है कि तुम समझ नहीं पा रहे हो। पीएनएस इज नॉट द ब्रेन, पीएनएस इज नॉट द स्पाइनल कॉर्ड। ये केवल वो नर्व है जो मैसेज लाती और ले जाती। मैसेज और ले जाती। कहां से लाती, कहां ले जाती? पेरीफेरल ऑर्गन से सीएनएस पर लाते हैं और सीएनएस से पेरीफेरल ऑर्गन तक ले जाते हैं। तो इसमें ये पोर्शन छोड़ दो, सीएनएस का है, लाने वाला और ले जाने वाला इज पीएनएस। जो मैसेज ले करके आता है इट इज एफेरेंट। बोलो, हमारे सर थे, बोल देते आफरेंट। आफरेंट, व्हाट इज आ? और कहते थे कहां बैठे हो? ब्रेन में। ब्रेन की तरफ कहते हो आओ, मैसेज लेके आओ, एंड दैट इज नोन एज एफरेंट। और बेटा ई फ्रेंड, जो मैसेज लेके जाए इट इज नोन एज ई फ्रेंड। तो ब्रेन के आए अफरेंट और जो लेके जाए ई फ्रेंड, एंड दैट्स व्हाई अफरेंट इज नोन एज सेंसरी। बोलो,
सेंसरी नर्व, जो नर्व मैसेज ले करके ब्रेन की तरफ जाए, सेंसरी। और वो नर्व जो मैसेज ले करके जाए इफेक्टर ऑर्गन पर, इट इज नोन एज मोटर नर्व। तो बताओ कितने प्रकार की नर्व? दो, एक कौन? सेंसरी और एक मोटर। तो आपकी बॉडी में जहां जहां पर नर्व आ और जा रही है, क्या क्या आ रही है, जा रही है, का लेके आ रही है? रसगुल्ला, सेंस मैसेज कहां पर? इफेक्टर पर, ब्रेन में। और कहां ले जा रही है? इफेक्टर पे। तो मैसेज लाने वाली, अरे ये बोलो, एनसीईआरटी में सेंसरी नहीं लिखा, आफरेंट बोलो, ले जाने वाली इफरेंट, वो बात और है। सेंसरी मोटर क्या होता है? लाने वाली, ले जाने वाली इफरेंट। नहीं आया? आया? बताओ नर्वस सिस्टम कितने प्रकार का? एक कौन? सीएनएस और एक पीएनएस। हटा दें इसे। अब बेटा जो लोग भी इसे सही करेंगे वो लोग एक्चुअली समझ पा रहे हैं, और जो लोग समझने का नाटक कर रहे हैं वो नहीं कर पाएंगे इसे। यस, बहुत सिंपल है सीएनएस, बहुत सिंपल। और दूसरा है पीएनएस। डेफिनेशन बोलते जाओ, मैं आगे बढ़ता जाऊं। व्हाट इज सीएनएस? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इट इज द पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम विच रिसीव, एनालाइज, प्रोसेस एंड कंट्रोल द मैसेज। मैसेज को कंट्रोल कर रहा है, एनालाइज कर रहा है, रिसीव कर रहा है। अब रिसीव किससे कर रहा है? अफरेंट से। किससे? अफरेंट से। और भेज किसको रहा है? इट इज नोन एज पीएनएस। सो व्हाट इज पीएनएस? ओके, व्हाट इज सीएनएस? इट इज मेड अप ऑफ ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड नाम के दो कंपोनेंट से बना है। व्हाट इज पीएनएस? इट इज नेटवर्क ऑफ नर्व, नेटवर्क ऑफ नर्व। पीएनएस इज नथिंग बट इट इज अ नर्व का नेटवर्क। कुछ आने वाली, कुछ जाने वाली। कितने प्रकार की? दो। एक कौन? एफरेंट, अफरेंट न्यूरॉन, और दूसरी है इफरेंट न्यूरॉन। अफरेंट का दूसरा नाम मैंने रखा था, बोलो, सेंसरी नर्व। और इफरेंट का दूसरा नाम था मोटर नर्व। तो जो ब्रेन की तरफ मैसेज लाए सेंसरी, और जो ब्रेन से मैसेज ले जाए। मेरे को अच्छा लगेगा अगर जवाब दे दोगे कि सेंसरी नर्व सीएनएस तक मैसेज लेके आती है। सीएनएस तक कहां से? रिसेप्टर से। मजा नहीं आया? बोलो कहां से? रिसेप्टर से। किधर? कौन सा? हाँ, सेंसरी। और अच्छा बताओ, सीएनएस से इफेक्टर। हाँ, तो क्या हर बार इफेक्टर और रिसेप्टर एक ही हो सकता है? अरे जीभ ने इफेक्ट रिसीव किया, हाथ ने इफेक्ट किया, दोनों एक ही हैं। पर हाथ को गर्म तवे में छुआ दिया तो रिसेप्टर भी वही, इफेक्टर। हाथ को गर्म तवे में छुआया, हाथ रहेगा कि हट जाएगा? ओके। तो रिसेप्टर एंड इफेक्टर में भी सेम ऑर्गन में भी डिफरेंट है। तो बताओ, जो मैसेज लेके आए सेंसरी, इट इज सेंसरी। और दूसरा नाम एफरेंट। और जो मोटर लेके जाए, मोटर। तो इसका नाम इफरेंट की अफरेंट? ध्यान से, एफरेंट और इफरेंट में ओनली इफरेंट, इफरेंट, इसको हम लोग दो तरीके का डिवाइड कर सकते हैं। एफरेंट और इफरेंट पीएनएस में से केवल इफरेंट नर्व को, एफरेंट को कि इफरेंट को, इफरेंट, दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। वो नर्व जो मैसेज लेके जा रही है मसल्स में, और वो भी स्केलेटल मसल्स में।
अगर पीएनएस का मोटर नर्व इफरेंट न्यूरॉन स्केलेटल मसल्स में मैसेज लेके जा रहा है तो इस मैसेज को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, और इस कंट्रोल को बोलना इट इज नोन एज वॉलंटरी कंट्रोल। बोलो कैसा? वॉलंटरी कंट्रोल। कल भी पढ़ाया था, पहले भी पढ़वाया था। तो जिस बेटा इफरेंट नर्व के मैसेज को वॉलंटरी कंट्रोल किया जा सकता है, स्केलेटल मसल में भेज करके वॉलंटरी कंट्रोल किया जा सकता है, या फिर जिस इफेक्टर को हम लोग वॉलंटरी कंट्रोल कर सकते हैं, दैट इज नोन एज सोमैटिक नर्वस सिस्टम। और इफरेंट न्यूरॉन अगर बेटा अपना मैसेज ऐसी जगह पर, ऐसे ऑर्गन को दे के जाता है जिस पर हमारा कंट्रोल ना हो, लाइक इंटरनल ऑर्गन, इंटरनल ऑर्गन में मैसेज कैसे जाएगा इस पे हमारा कंट्रोल नहीं है, एंड दैट इज नोन एज इनवॉलेंटरी कंट्रोल। बोलो कैसा? इनवॉलेंटरी, जिसमें हमारा कोई रोल नहीं है, केवल नर्व लेके जा रही हैं और उसे कंट्रोल कर रही हैं, हम उसे विल पावर से रोक नहीं सकते, एंड दैट इज नोन एज एएनएस। एएनएस, व्हाट इज एएनएस? ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। और यहां पर 2 मिनट रुक करके समझना हो जाता है। अगर समझ लोगे तो ठीक है, और नहीं तो अगर आपको बुरा लगे तो फट से आगे बढ़ जाओ। सेंसरी स्टिमुलस पे कभी कंट्रोल नहीं कर सकते हो। सुनो, पेट में दर्द हो रहा, वो पहुंचेगा, अब उसे रोका नहीं जा सकता। किसी ने तुम्हें छू लिया, पहुंचेगा। किसी ने मसल को छू लिया, कहीं पर भी सेंस को कभी कंट्रोल नहीं किया जा सकता। सेंस विल कंट्रोल बाई इटसेल्फ, बट रेस्पॉन्सिबल कैन बी कंट्रोल, कैन बी। अब मुझे अपनी हाथ नहीं मोड़ना है, जाओ, नहीं मोड़ेंगे, ये हमारे कंट्रोल में, पक्का। लेकिन क्या मुझे अपनी इंटेस्टाइन में पेरिस्टाल्सिस नहीं करनी? कंट्रोल में। सर मुझे अपना दिल बंद कर देना, सिस्टोल डायस्टोल बंद कर, नहीं होगा, नहीं होगा। हार्ट बंद, यूट्रस कांटेक्ट करना बंद नहीं हो सकता हमारे विल पावर पे। इंटेस्टाइन कंट्रोल करना बंद नहीं हो सकता। तुम इधर ही देखो, और जो तुम कनखियों से ऐसे कर लेते हो ना, अगर ये हुआ अब की बार तो तुम्हारे गर्दन में बांध देंगे मुसक्का। अच्छा, वो मुंह में बांधा जाता है, घोड़े में बांधा जाता है, इसे मतलब पढ़ाते पढ़ाते अचानक ऐसे करता, जैसे मेरा। अरे भैया, ये नहीं समझ में आ रहा है? तो तुम्हारा सीएनएस भी खराब है। इनकी रिसीविंग, एनालाइजिंग, प्रोसेसिंग और कंट्रोल, इनका कंट्रोल ही नहीं रहता। जैसे सर इधर हुआ तो ऐसे। अरे आइटम, ऐसी कोई बात हो राजन तो बताओ। तुम्हारे इस व्यवहार से बहुत लोग परेशान हैं और मुझे एक एक करके मैसेज करते हैं। नहीं, मैं जबरदस्ती इनको नहीं ऐसे कर रहा हूं, मम्मी कसम। मुझ पे कई लोगों ने मैसेज किया कि सर इसके इस व्यवहार से बहुत सारे लोग परेशान। सामने हम कह रहे हैं तुम हमको परेशान कर रहे हो। तीसरा बताए, आज के बाद बटन खुली नहीं होनी चाहिए, बहुत ही मारेंगे हम। बंद करो। अच्छा, ये गुंडागर्दी की निशानी है। बंद करो बेटा,
इन हाथों ने हथियार छोड़े हैं। बंद करो, पूरा पूरा बंद करो। मारना बंद कर दिया मैंने, इसका मतलब है कि मैं नहीं मारूं। हाँ, पढ़ाइए पढ़ाइए, ये भी तुम्हारी रास्ते में कह रहा, पढ़ाओ। खिसियाते तो गुरु तुम ऐसे हो, कोई तीसरा बोले, हम बोल रहे तीसरा, हमें दूसरा है, हमें। तुम हमारी क्लास में ऐसे काहे करते हो? Why are you performing such type of activity? Yes, sir. तुमको ये नहीं मालूम कि सर की एक आंख इधर भी है, इधर भी है, इधर। और कांस्टेंट तरीका है। अब बच्चों का टाइम वेस्ट हो गया, पर मजा आ गया सर, वाह। तुम बता तो रहे ना, तुम लोगों ने टीचरों को बिजुका बना के छोड़ना है। हाँ चलो भाई, CNS और PNS। वेक्टर में अगर जरा सा भी 45 डिग्री एंगल क्रॉस हुआ तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट बदल जाएगा। यू नो द क्रॉस प्रोडक्ट डिपेंड अपॉन द साइन थीटा की कॉस थीटा। साइन थीटा, देखो हमको आता है। आगे बैठाने दे रहे, कुछ नहीं होगा। जिन आदमी का अपने ब्रेन में कंट्रोल नहीं है ना, वो जहां बैठेंगे वहां रायता फैलाएंगे। ओके बेटा, मेरे बच्चे, मेरा बाबू, मेरा सोना, इधर देखो। NS is 2 type, it is CNS and PNS। बेटा शांत रहो एकदम, टाइम वेस्ट हो गया। CNS और PNS। CNS में कितने लोग? 2। एक कौन? ब्रेन, दूसरा स्पाइन। PNS में 2 प्रकार के फाइबर, एक कौन? एफरेन, और एक जो ब्रेन तक लाए, एफरेन, जो ले जाए, इफ्रेन। एफरेन का नाम सेंसरी, इफ्रेन का नाम मोटर। मैंने सेंसरी के बारे में कुछ बोला नहीं है कि PNS का सेंसरी पोर्शन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन सेंसरी की बजाय मोटर पोर्शन पे हमारा कंट्रोल हो भी सकता है, नहीं। तो किन चीजों पे कंट्रोल है? सर स्केलेटल मसल पे है। किस पर? अब ये हो सकता है कि सर ने मेरी बेइज्जती की, लेकिन सर को हमने कंटाप नहीं मारा। क्यों? हमारी मसल पे कंट्रोल था। राजन ने कहा अगर कान के नीचे सर के 2 दे तो अभी सही हो जाए, रोज रोज बेइज्जती बंद। तो क्यों? क्योंकि राजन एनालाइज कर पा रहे हैं कि अगर ऐसा करेंगे तो अगली बार कचर के मारे जाएंगे। तो इट इज स्केलेटल मसल। अगर स्केलेटल मसल पर हमारा कंट्रोल है तो ऐसे नर्वस सिस्टम का नाम सोमैटिक नर्वस। तो कोई पूछे व्हाट इज सोमैटिक नर्वस सिस्टम? इट इज एफरेंट और इफरेंट? इफरेंट, नॉट बोथ, ओनली इफरेंट। एंड देन अगेन व्हेन this response goes to the internal organ, किसमें? intestine, uterus, हार्ट का चलना, बंद होना, कांटेक्ट होना, और बेटा रिलैक्स होना, बुझना नहीं, कांटेक्ट और रिलैक्स होना। तो इंटरनल ऑर्गन में हमारा रिस्पांस हमारे कंट्रोल में है कि नहीं है? नहीं। एंड दैट इज नोन एज ANS। व्हाट इज ANS? ये ऑटोनॉमस है, ये अपना कंट्रोल खुद रखता है। ऑटोनॉमस कंट्रोल है, यानी ये नर्वस सिस्टम अपने मन से कंट्रोल होता है, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। और भाइयों बहनों, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप। वन इज नोन एज सिंपैथेटिक, बोलो, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, बोलो कौन? sympathetic nervous system, and another one is known as parasympathetic nervous system. तो 2 प्रकार का नर्वस सिस्टम है, एक कौन? सिंपैथेटिक और पैरा। कल को मैं पूछूं कि व्हाट इज सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, सब लोग बोले PNS। बोलो क्या है? सो PNS में भी एफरेंट की इफरेंट, और PNS having the both type of things, afferent as well as efferent, लेकिन उसने अपने किसको मॉडिफाई किया? कितने प्रकार से? 2। एक कौन? सोमैटिक, दूसरा ऑटोनॉमस। और ऑटोनॉमस भी कितने प्रकार का? 2। एक कौन? सिंपैथेटिक, दूसरा पैरासिम्पैथेटिक। और बोलते हैं सिंपैथेटिक वो
जो इमरजेंसी में एक्टिवेट हो। कब? इमरजेंसी। एक्टिवेटेड इनटू इमरजेंसी। इमरजेंसी समय पर आपको एक्टिवेट हो जाए ऐसा सिस्टम इज नोन एज सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। मैंने कहा कुत्ते ने दौड़ा लिया, ये रेस्ट है कि इमरजेंसी है? अब हार्ट रेट बढ़ेगा, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ेगा, मस्कुलर एक्टिविटी बढ़ेगी, तुम या तो भागोगे या तो लड़ोगे। इसका मतलब है तुम्हारी एक्टिविटीज बढ़ेंगी और ये तुम्हारे कंट्रोल में नहीं होगा। हार्ट का चलना, रेस्पिरेटरी रेट का बढ़ना आपके कंट्रोल में, पसीने का निकलना आपके कंट्रोल में नहीं है। तो ये कैसा सिस्टम है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। यानी नर्व ही हैं जो बेटा हार्ट को कांटेक्ट कर रहे हैं, नर्व ही हैं जिन्होंने रेस्पिरेटरी रेट बढ़ा दिया, नर्व ही हैं जिन्होंने पसीना निकालना चालू कर दिया। तो पसीना निकालना हमारे कंट्रोल में, हार्ट का तेज तेज धड़कना हमारे कंट्रोल में, और रेस्पिरेटरी रेट का बढ़ जाना हमारे कंट्रोल में नहीं है। वो तो बढ़ने लगा, डरने लगे। तो उस समय पर जो सिस्टम चल रहा उसका नाम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। गला सूखने लगा यानी सलाइवरी सिक्रीशन कम हो गए, आंखें का प्यूपिल डायलेट होने लगा। तुम नहीं कह सकते कि डायलेट ना हो, कॉन्स्ट्रिक्ट हो, वो तुम्हारे कंट्रोल।
न्यूरॉन का वो पोर्शन जहां साइटोप्लाज्म है, दैट इज नोन एज साइटॉन, और सेल बॉडी उसमें न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के साथ साथ यहां पर साइटोप्लाज्म भी है। और क्या, साइटोप्लाज्म तो होगा ही, हर सेल में साइटोप्लाज्म होता है, इसमें भी होगा। अब साइटोप्लाज्म में डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ सेल ऑर्गेनेल होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, गोल्गी बॉडी होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, लेकिन इसमें कुछ ग्रेन्यूल्स भी मिलेंगे, एंड दीज आर नोन एज निसेल्स ग्रेन्यूल्स, जो डेंड्राइट में भी मिलेंगे और साइटॉन में भी मिलेंगे। निसेल्स ग्रेन्यूल कई लोगों का मन ही नहीं करता कि पूछें क्या होता है निसेल्स ग्रेन्यूल, मट्टी पाओ कुछ तो होगा। लेकिन निसेल्स ग्रेन्यूल्स आर ईआर। व्हाट इज ईआर? हाँ, तो नर्वस सेल की, नर्व सेल के ईआर बेटा ग्रेन्यूल लाइक हो जाते हैं, और जिसमें खूब सारे राइबोसोम आ जाते हैं। RER नाम सुने हो? तो राइबोसोम के या फिर ER के या फिर दोनों के बने होते हैं ग्रेन्यूल्स। अगर ऑप्शन में मिल जाए व्हाट आर द निसेल ग्रेन्यूल्स और ऑप्शन में हो राइबोसोम, करेक्ट है। अगर आ जाए राइबोसोम विद ER विद राइबोसोम, करेक्ट है। और केवल आ जाए ER, वो भी करेक्ट है। तो निसेल ग्रेन्यूल आर मेड अप ऑफ ER राइबोसोम, दीज आर नोन एज निसेल ग्रेन्यूल। देख लो, हमने कुछ नहीं किया, यहां प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वहां भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यहां न्यूक्लियस, वहां भी न्यूक्लियस, बस अंतर क्या, यहाँ की प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्मूथ, वहां की ब्रांच, ब्रांच वाली जगह का नाम डेंड्राइट। अंदर साइटोप्लाज्म, वहां भी साइटोप्लाज्म, यहाँ ER, वहां भी ER, यहाँ राइबोसोम, वहां भी, बस अंतर इतना, वहां के ग्रेन्यूल का नाम निसेल ग्रेन्यूल। आगे चले, बोलते हैं कि जैसे ही बेटा आप आगे बढ़ेंगे तो आपको एक बड़ा सा फाइबर मिलेगा, दिस इट विल नोन एज एक्सॉन। तो जब भी कोई पूछे नर्व क्या होती है, तो नर्व पूरी होती है, डेंड्राइट, साइटॉन और एक्सॉन। फिर सुन लो, अगर कोई पूछे व्हाट इज नर्व, बोलो डेंड्राइट, साइटॉन, एक्सॉन। अगर कोई पूछे नर्व फाइबर, बोलो इट इज एक्सॉन। इसमें क्या नहीं जुड़ा होगा, डेंड्राइट एंड साइटॉन, या फिर डेंड्राइट। अगर डेंड्राइट बड़ी हो जाए तो भी फाइबर का काम कर सकते, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम एक्सॉन। इट इज नोन एज नर्व फाइबर। और अगर नर्व फाइबर है और ये सेल का पार्ट है, तो यहां पर भी साइटोप्लाज्म ही होगा। याद रखना, दे हैव द साइटोप्लाज्म, बट याद रखना इन साइटोप्लाज्म में निसेल ग्रेन्यूल नहीं है। बताओ, एक्सॉन के साइटोप्लाज्म में तो निसेल्स ग्रेन्यूल कहां कहां होंगे, साइटॉन और डेंड्राइट। इसके बाद एक्सॉन जहां टर्मिनेट होगा वहां पर बनेंगे एक्सॉन टर्मिनल्स। दे आर नोन एज एक्सॉन टर्मिनल्स। और एक्सॉन टर्मिनल में नॉब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे, दे आर नोन एज सिनेप्टिक नॉब। सो एक्सॉन टर्मिनल, सिनेप्टिक नॉब, यहां पर सब साइटोप्लाज्म होगा। सो अगर कभी मैं पूछूं नर्व, इट इज वन थिंग और थ्री थिंग्स। व्हाट इज डेंड्राइट, साइटॉन और एक्सॉन। अगर पूछूं नर्व फाइबर, एक्सॉन। ओके, नाउ दिस नर्व फाइबर, नॉट द नर्व, क्या बोला मैंने, नर्व फाइबर। इसका मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूं, एक्सॉन। दे आर सराउंडेड बाय द सेल नोन एज स्वान सेल।
These are known as Schwann cell. एक्सॉन जिस जगह से निकलता हुआ दिख रहा होगा, इट इज नोन एज एक्सॉन हिलॉक, एक्सॉन हाइलॉक। यहां पर बड़ा से लिख दे रहा हूं, एक्सॉन हाइलॉक। और इसको सराउंड करने वाली सेल का नाम है स्वान सेल्स। इफ द एक्सॉन फाइबर along with Schwann cell is surrounded by fatty tissue, अगर ये फैटी टिश्यू से सराउंडेड है, सराउंडेड का मतलब चारों तरफ से सराउंडेड, अंदर बाहर सब जगह से, then this surrounding of the fatty tissue is known as myelin sheath, myelin sheath। ये फैटी टिश्यू की सराउंडिंग है, दैट इज नोन एज myelin sheath। और अगर ऐसी कोई नर्व है जिसमें myelin sheath प्रेजेंट है, इट इज नोन एज myelinated, myelinated। माइलिन सीट भी जगह जगह पर एब्सेंट होगी, यानी यहां पर है तो यहां नहीं है, यहां पर है तो यहां नहीं है। जिस जगह पर एब्सेंट होगी दैट इज नोन एज नोड्स ऑफ रणवीर सिंह, नहीं रणवीर। क्या बता कि तुम लोग बोलो सर ने बोला था नोड्स ऑफ रणवीर सिंह, नहीं, इट इज नोड्स ऑफ रणवीर। If it is surrounded by myelin, it is known as myelinated. If myelin is absent, it is known as non-myelinated. ANS के फाइबर, नर्व बोला कि फाइबर बोला? ANS के और सोमैटिक नर्वस सिस्टम के फाइबर, ANS और सोमैटिक नर्वस सिस्टम के फाइबर, दे आर नॉन माइलिनेटेड। और क्रेनियल नर्व के फाइबर, क्रेनियल नर्व के फाइबर, नर्व की नर्व फाइबर और स्पाइनल नर्व के फाइबर, they are myelinated। क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व के ब्रेन से निकलने वाली नर्व, these are known as cranial nerve, और स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली नर्व, they are known as spinal nerve। तो क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व के जो बेटा नर्व फाइबर हैं, they are myelinated। फिर से बोलो, अगर आप लोगों ने रट्टा नहीं मानना तो याद रखना, हमने ब्रेन में पढ़ा है ग्रे मैटर, बोलो क्या? ग्रे मैटर याद रहेगा। और हमने पढ़ा है व्हाइट मैटर, पढ़ा है। तो जो व्हाइट मैटर है इट इज एक्चुअली माइलिन फाइबर, बोलो क्या? व्हाइट दिख रहा फैट की वजह से। तो एक्सॉन फाइबर्स हैं और जिनमें क्या है? माइलिन। तो माइलिन होगा, इट इज नोन एज व्हाइट फाइबर, व्हाइट मैटर। और ग्रे मैटर इज ड्यू टू सेल बॉडी, बोलो कौन सी? सेल बॉडी। टीपी इधर ध्यान दो, जो सेल बॉडी होगी इट विल क्रिएट द ग्रे मैटर, बोलो क्या? ग्रे मैटर। और जो माइलिन शीथ होगी इट विल क्रिएट द व्हाइट मैटर। हाँ भाई, ये जगह खाली करनी मुझे, कर दूं? क्योंकि वो डायग्राम बना रहना चाहिए। बताओ, व्हाट इज नर्व? क्या ये स्पेशलाइज सेल है विच कैन डिटेक्ट, रिसीव एंड ट्रांसमिट द इम्पल्स? ओके, याद रखना ये भी सेल्स हैं, इसलिए इनको भी हम लोग नॉर्मल सेल की तरह ही ट्रीट कर रहे हैं। नॉर्मल सेल में जो जो कुछ होता है मैंने पढ़ाया। बताओ, इनकी सेल मेम्ब्रेन है?
लेकिन सेल मेम्ब्रेन कैसी है? ब्रांच। ब्रांच में क्या प्रेजेंट है? डेंड्राइट। एक बड़ा सा फाइबर है, नाम है एक्सॉन। पक्का? एक्सॉन जहां से निकला है, एक्सॉन हिला, एक्सॉन का टर्मिनल है नोन एज एक्सॉन टर्मिनल। फिर से बोलो, एक्सॉन टर्मिनल। बताओ स्वान सेल होंगी? याद रखना, सब लोग सुनना, चाहे माइलिनेटेड हो चाहे नॉन माइलिनेटेड हो, दोनों में स्वान सेल होंगी। दोनों में? फिर से बोलो, माइलिनेटेड हो नॉन माइलिनेटेड, दोनों में क्या होंगी? स्वान सेल। लेकिन एक में माइलिन होगी, एक में माइलिन नहीं। तो मैंने बोला नॉन माइलिनेटेड में स्वान नहीं होगी, होगी, लेकिन क्या नहीं होगी? माइलिन। याद रहेगा? अगर माइलिन शीथ है तो, नहीं है तो। माइलिन का मतलब कैसे टिश्यू का डिपोजिशन है, और फैटी कैसे दिखेंगे? वाइट। तो इस दुनिया में जितने भी वाइट फाइबर हैं, कैसे? नर्व के वाइट फाइबर, दे आर माइलिनेटेड कि नॉन माइलिनेटेड? माइलिनेटेड। एक बार और इस स्ट्रक्चर को देखिए, जल्दी से बना रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। जो मैं ये बना रहा हूं आप जानते हैं, दे आर द डेंड्राइट्स, डेंड्राइट। और ये क्या बेटा? एक्सॉन। एक्सॉन में ये प्रेजेंट है टर्मिनल्स। नाम बताओ, एक्सॉन। तो बोलते हैं डेंड्राइट दे ऑलवेज रिसीव द मैसेज। मैंने बोला था नर्व के 3 काम, डिटेक्ट, रिसीव एंड एक्सॉन ऑलवेज ट्रांसमिट द नर्व्स और इम्पल्स। बताओ कौन रिसीव करेगा? डेंड्राइट से आने वाला मैसेज ऑलवेज कहां से कहां जाएगा? डेंड्राइट टू सेल बॉडी। तो ये रहे डेंड्राइट्स और ये रही सेल बॉडी। तो डेंड्राइट मैसेज हमेशा सेल बॉडी की तरफ भेजते हैं और एक्सॉन हमेशा मैसेज को सेल बॉडी की तरफ की अवे, अवे फ्रॉम द सेल बॉडी ले जाने वाले कौन? एक्सॉन। और टूवर्ड फॉर द सेल बॉडी इट इज डेंड्राइट। तो वो सारे फाइबर जो मैसेज किधर लेके आ रहे हैं? सेल बॉडी की तरफ। किसकी तरफ? दैट इज साइटोन की तरफ। वो कौन है? डेंड्राइट। और जो उससे दूर ले जा रहे हैं, एक्सॉन। याद रहेगा? फिर से बोलो, जो मैसेज लेके आए वो डेंड्राइट, जो लेके जाए वो एक्सॉन। तो सेल बॉडी से अवे टूवर्ड सेल बॉडी, डेंड्राइट। अब बोलते हैं ये मैसेज एक दिन पहुंचेगा एक्सॉन टर्मिनल पर। कहां पर पहुंचेगा? एक्सॉन। और अगर तुम भूले नहीं हो तो कम से कम जो मैंने पढ़ाया वो तो जवाब देना ही पड़ेगा तुम्हें, कि हो सकता है कि एक्सॉन टर्मिनल पे मसल्स हों। क्या हो? मसल। और इन्होंने बनाए हों NMJ। व्हाट इज NMJ? न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। पूरा करो, पूरा करना पड़ेगा। नर्व आई? यहाँ पर न्यूरो मस्कुलर जंक्शन में आई? वे साइकिल थे, क्या निकाला? एसिटाइल कोलिन। याद आया? सार्कोलेमा पे गया, क्या निकला? कैल्शियम। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी याद है? कैल्शियम ट्रोपोनिन के पास गया, क्या बनाया? कैल्शियम ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स। एक्टिन मायोसिन बना, एक्टोमायोसिन बना। इट इज नोन एज NMJ। व्हाट इज NMJ? न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। दूसरा नाम याद है? इट इज नोन एज मोटर एंड प्ले। अगर सर बेटा नर्व को मसल ना मिली तब क्या हो? तब भी कोई दिक्कत नहीं, तब तो और अच्छी बात है। अगर नर्व को मसल ना मिली तो हो सकता है उसे कोई दूसरी डेंड्राइट मिल जाए, और अगर दूसरी डेंड्राइट मिल जाए तो बहुत सारी डेंड्राइट फिर आपस में जुड़ेंगी और वो किससे निकली होंगी? साइटोन। फिर से बोलो। तो यानी एक सेल दूसरे सेल के साथ कनेक्ट होगी, मैसेज उसको देगी, साइटोन को देगी और एक्सॉन ले भागेगा। तो व्हेन टू नर्व कनेक्ट, जब 2 नर्व एक दूसरे से कनेक्ट होंगी तो एक का और एक ही डेंड्राइट, एक ही डेंड्राइट। सर डायग्राम अच्छा नहीं, और अच्छा बना लो, समझ में आना जरूरी है। बताइए ये क्या है? डेंड्राइट। ये क्या है? डेंड्राइट। बताइए क्या जुड़कर बना रही हैं? साइटोन। साइटोन। तो ये क्या है? साइटोन। तो बताओ एक नर्व का और दूसरे की डेंड्राइट जुड़ रहे हैं, इसका नाम है सिनैप्स। बोलो, सिनैप्स। तो नर्व अपने एक्सॉन टर्मिनल पर अपने या तो बनाती है NMJ। व्हाट इज NMJ?
और या तो बनाती है सिनैप्स, यानी एक नर्व का एक्सॉन दूसरे नर्व की डेंड्राइट के साथ जुड़ता है। इट इज नोन एज सिनैप्स। नहीं आया? आ गया। और इन्हीं सिनेप्टिक नॉब्स में पाए जाते हैं वेसाइकल, और वेसाइकल में एक हार्मोन एसिटाइल कोलिन। तो बताओ मैसेज कहां से कहां? डेंड्राइट टू सेल बॉडी, सेल बॉडी टू एक्सॉन, एक्सॉन टू सिनैप्स, सिनैप्स टू डेंड्राइट, डेंड्राइट टू सेल बॉडी टू एक्सॉन, एक्सॉन टू सिनैप्स, या फिर डेंड्राइट टू सेल बॉडी टू एक्सॉन, एक्सॉन टू एनएमजे, सिनैप्स नहीं एनएमजे। व्हाट इज एनएमजे? न्यूरोमस्कुलर। नहीं आया? या तो नर्व और नर्व के बीच में कनेक्शन है, या तो नर्व और मसल के बीच, नर्व और नर्व, हाँ सिनैप्स, और नर्व और मसल एनएमजे। व्हाट इज एनएमजे? ऑल्सो नोन एज मोटर एंड। पढ़ा पाओगे? हाँ चलो, अब मैं इसे हटा रहा हूं। पढ़ाना हटा लो? नहीं हटाए? हाँ बोलो नहीं। नहीं क्या कर रहे थे? चलो दिखाओ। डेंड्राइट दिख रहा है? व्हाट इज डेंड्राइट? विच रिसीव द मैसेज एंड ट्रांसमिट इट टू द सेल बॉडी। व्हाट इज सेल बॉडी? विच रिसीव एंड एनालाइज, रिसीव एंड एनालाइज। व्हाट इज एक्सॉन? These transmit the message away from dendrite. पक्का? Yes. अब ध्यान सुनो, अगर बहुत सारी डेंड्राइट्स और एक एक्सॉन हो, सो बहुत सारी डेंड्राइट्स, मैनी डेंड्राइट्स, वन एक्सॉन, तो ऐसा लगता है मैसेज आ बहुत जगह से रहा है। यहां से भी आ रहा है, 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 यहां जा केवल एक तरफ रहा है। इट इज नोन एज मल्टीपोलर नर्व। जब बहुत जगह से आए और एक जगह से निकल जाए, दैट इज नोन एज मल्टीपोलर नर्व। जब एक डेंड्राइट से आए, साइटोन में जाए और एक्सॉन से होता हुआ बाहर निकल जाए। वन डेंड्राइट एंड वन एक्सॉन, यानी मैसेज एक जगह से आए और एक ही जगह से निकल जाए। It is known as bipolar nerve. Third, when they do not have the dendrite, only axon, साइटोन हो और एक्सॉन हो, it is known as unipolar nerve. तो नर्व अपने फाइबर के नंबर के हिसाब से तीन प्रकार की, मल्टीपोलर, बाइपोलर, क्या खुश मिल रही? मल्टीपोलर नर्व, दे आर प्रेजेंट इन CNS, cerebral cortex, even spinal cord. Cerebral cortex and a brain or a spinal cord. They are present in retina of eye. आई की रेटिना में ज्यादा बाइपोलर और एम्ब्रियोनिक कंडीशन में पाई जाने वाली नर्व ऐसी नर्व जो एम्ब्रियोनिक कंडीशन में होती हैं और धीरे धीरे वो बाइपोलर बनती, फिर बाइपोलर से मल्टीपोलर बन जाती हैं। These are known as unipolar nerve.
तो नर्व 3 प्रकार की, बोलो कौन? मल्टीपोलर, बाईपोलर। तो बताओ, ब्रेन के कॉर्टेक्स या फिर सेरिब्रल कॉर्टेक्स और स्पाइनल कॉर्ड मल्टीपोलर, और रेटिना बाईपोलर। और अगर कोई बोले एम्ब्रियोनिक कंडीशन, तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डेंड्राइट एंड एक्सॉन, एक्सॉन इज ऑलवेज 1, एक्सॉन इज ऑलवेज, चाहे मल्टीपोलर हो तब भी एक्सॉन 1, चाहे बेटा बाईपोलर हो तब भी एक्सॉन 1, और चाहे बेटा यूनिपोलर हो तब भी एक्सॉन कितना? 1। तो मैनी डेंड्राइट 1 एक्सॉन, इट इज मल्टीपोलर, 1 डेंड्राइट 1 एक्सॉन, इट इज बाईपोलर, नो डेंड्राइट 1 एक्सॉन, इट इज यूनिपोलर। पक्का? हटा रहे? हटाना है? नहीं, हटा रहे भाई? ठीक, ओके। इट इज द इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ नर्वस सिस्टम। एक फाइलम है प्रोटोजोआ और पोरीफेरा, ये 2 ऐसे फाइलम है एनिमल के। किंगडम एनिमल नहीं बोला मैंने बोला एक फाइलम है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के अपने एनिमल्स हैं, और प्रोटिस्टा के एनिमल का नाम है प्रोटोजोआ। बोलो क्या नाम? बताइए। प्रोटोजोआ में 4 लोग, अमीबॉय, सीलिएटा, फ्लैजेलेटा। देयर इज नो नर्वस सिस्टम, इनके पास नर्वस सिस्टम नहीं है। दूसरा आया किंगडम एनिमलिया। किंगडम एनिमलिया में 11 लोग, याद है? याद भी होने चाहिए तभी यस सर बोलना, याद है? बोलो कौन? पोरीफेरा, सीलेंटेटा, इनोफोरा। तो जो ये पोरीफेरा पौधे हैं, देयर इज नो नर्वस सिस्टम, इनमें नर्वस सिस्टम नहीं है। पहली बार नर्वस सिस्टम आया सीलेंट्रेटा। सीलेंट्रेटा में भी भैया है हाइड्रा, सुने हो? तो बोलते हैं सीलेंट्रेटा का जो नर्वस सिस्टम था, इट वॉज द नर्वस सिस्टम विदाउट ब्रेन। इनके पास ब्रेन नहीं है, तो भगवान ने पहले ट्राई किया, नर्व दो यार, ब्रेन मत दो। तो सीलेंट्रेटा हैव द नर्वस सिस्टम विदाउट ब्रेन। अब क्वेश्चन सुनो, जिसने भी गैंग्लिया का पूछा था कि व्हाट इज गैंग्लिया, उसका जवाब आ रहा। जब एक नर्व की सेल बॉडी, इट्स सेल बॉडी है, ये डेंड्राइट है, सब समझ लो ये डेंड्राइट है, दूसरे नर्व की सेल बॉडी के साथ मर्ज हो जाए, उसमें तीसरी नर्व की भी सेल बॉडी आकर मर्ज हो जाए, अब तीसरी के बाद चौथी भी नर्व बॉडी सेल बॉडी आ जाए, तो बताओ यहां पर एक सेल बॉडी की बहुत सारी। व्हेन द मैनी सेल बॉडी, बहुत सारी सेल बॉडी दे ज्वाइन टू ईच अदर। जब बहुत सारी सेल बॉडी एक दूसरे को ज्वाइन कर लेती हैं तो एक स्ट्रक्चर बनता है, दैट इज नोन एज गैंग्लिया। तो भाइयों बहनों मुझे बताओ, अगर बहुत सारी सेल बॉडी जुड़ी हैं, इधर देखो जवाब दो, तो बहुत सारे एक्सॉन भी होंगे और बहुत सारी भी डेंड्राइट। अरे एक सेल बॉडी में कम से कम एक एक्सॉन तो होगा ही, यस और नो? अगर मल्टीपोलर हुई तो मैनी डेंड्राइट 1 एक्सॉन, बाइपोलर हुई तो 1 एक्सॉन 1 डेंड्राइट। तो यहां एक्सॉन और डेंड्राइट फ्यूज, क्या फ्यूज हो रही? सेल बॉडी। तो सेल बॉडी ने क्या बनाया? गैंग्लिया। तो गैंग्लिया बनाया तो यहां पर डेंड्राइट भी निकलेंगे और फाइबर एक की बहुत सारे। इसका मतलब गैंग्लिया के पास से जो फाइबर निकलते हैं वो एक निकलते हैं कि बहुत सारे? बहुत सारे। नहीं आया? और जब बेटा पहली बार गैंग्लिया बनी तो इसने नर्व रिंग बनाए। क्या बनाए? नर्व रिंग। नर्व रिंग को ही बेटा ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर बोला गया। ब्रेन की ब्रेन लाइक,
और इसकी शुरुआत बेहतर तरीके से हुई एनेलिडा से। फिर से सुन लो, प्लेटी में भी नर्व रिंग मिल सकते हैं, एसके में भी नर्व रिंग मिल सकते हैं। चलो याद करो, पोरीफेरा, सीलन टेटा। सीलन टेटा में नर्व रिंग, गैंग्लिया। सीलन टेटा के बाद है टीनोफोरा, इसमें भी नहीं है। इसके बाद है प्लेटी और एसके। नर्व रिंग बने लेकिन ब्रेन जैसा कुछ नहीं बना। याद रखना, पहली बार नर्व रिंग और ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर आए एनेलिडा में। किसमें? और आपकी एनसीईआरटी लिखती है कि आर्थ्रोपोडा तक आते आते, आर्थ्रोपोडा दैट इज नोन एज इंसेक्ट, यहां तक आते आते प्रिमिटिव ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर बन चुके थे। यानी इंसेक्ट में पहली बार ब्रेन लाइक, या फिर एनेलिडा में पहली बार ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर बन चुके थे। बोलते हैं ब्रेन के मामले में इनवर्टिब्रेट में, फिर से बोलो, इनवर्टिब्रेट में सबसे एडवांस है मोलस्का, और मोलस्का में भी इनका ऑक्टोपस। अगर मैं इनवर्टिब्रेट में ब्रेन के बारे में बात करूं तो बेस्ट इज मोलस्का, और मोलस्का में भी ऑक्टोपस। ये वर्टिब्रेट की इनवर्टिब्रेट? इनवर्टिब्रेट। पर सबसे ओवरऑल हर एक एनिमल में सबसे बेहतर कॉर्डेटा, सबसे बेहतर। और भैया कॉर्डेटा का नाम आते ही वर्टिब्रेटा याद है? वर्टिब्रेटा में 5 लोग, बोलो कौन? फिश, एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड्स, और उनमें सबसे खतरनाक मैमल्स। ब्रेन के मामले में सबसे खतरनाक, और मैमल्स में भी सबसे खतरनाक प्राइमेट्स। बोलो, नाम सुने हो? मंकी, एप, ह्यूमन, और उनमें भी सबसे खतरनाक ह्यूमन। और ह्यूमन में भी सबसे खतरनाक हमारे स्टूडेंट। हे राजन, तो हमारे स्टूडेंट सबसे बढ़िया ब्रेन वाले, और सेलेक्ट हो जाएंगे तो सबसे अच्छे। तो याद रखना, ये है इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। बताओ पहली बार नर्व जैसा स्ट्रक्चर कहाँ आया? सीलन टेटा। प्रोटोजोआ में नहीं है, पोरीफेरा में नहीं, सीलन टेटा में ब्रेन आया। इट इज नर्वस सिस्टम विदाउट ब्रेन। इसके बाद बनी गैंग्लिया। क्या बनी? गैंग्लिया के बाद बने नर्व रिंग। फिर से बोलो, सबसे बढ़िया नर्व रिंग कहाँ चालू हुए दिखने लगे? एनेलिडा। फिर ब्रेन लाइक आर्थ्रोपोडा। फिर मोलस्का में कौन? ऑक्टोपस। ऑक्टोपस एक इनवर्टिब्रेट है। कौन है? इनवर्टिब्रेट। लेकिन इसका ब्रेन इनवर्टिब्रेट में सबसे बढ़िया माना जाता है। ये वर्टिब्रेट नहीं है, मोलस्का इनवर्टिब्रेट है ना। ऑक्टोपस क्या है? किसका मेंबर है? इसका नाम डेविल फिश याद है? भूल गए? अच्छा बताओ, वर्टिब्रेटा यानी कॉर्डेटा में कितने लोग? 5। फिश, एम्फीबिया, रेप्टाइल। याद है? क्या गूगल कर रहे बेटा? कि गलत तो नहीं बोल रहे? फोन काहे चला रहे बेटा? अच्छे से पढ़ना है तो हमसे पूछ लिया करो। मोलस्का के ऑक्टोपस की कहानी इतनी खतरनाक है कि सारे इनवर्टिब्रेट को कंपाउंड आई मिली। क्या मिली? याद करो, इंसेक्टा कंपाउंड आई, मॉस्किटो कंपाउंड आई, और हमारी जो आई है ये सिंपल आई है। वर्टिब्रेटा के अलावा किसी को सिंपल आई नहीं मिली एक्सेप्ट, जो कह रहे सुन लिया करो, गूगल मत किया, बाद में किया करो कि कहीं सही तो नहीं, मोलस्का कहीं और तो नहीं। वर्टिब्रेट की इनवर्टिब्रेट? मोलस्का में भी कौन? डेविल फिश सुना है? इट इज नोन एज ऑक्टोपस। इसका ब्रेन बाकी इनवर्टिब्रेट से बेहतर माना गया। उसके बाद आए वर्टिब्रेटा, फिश, एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल। मैमल में भी सबसे खतरनाक प्राइमेट्स, प्राइमेट में ह्यूमन, और मंकी, एप्स। ह्यूमन में सबसे खतरनाक मंकी, ह्यूमन, और ह्यूमन में भी सबसे खतरनाक। टेक केयर, गुड लक, बाय। शाम की क्लास नहीं? वाह, देखा, मैंने कहा था मैं शाम की क्लास बंद कर दूंगा, मैंने बंद कर दी। खुश रहो।
घर का काम थोड़ी है। मेरे को आधा पाउंड से मार गया, ध्यान नहीं लगा।